याद आता है गुजरा जमाना, यह सभी पर लागू होता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो ताउम्र याद रहती है। रांची में रहने वाले सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा हरमू हाउसिंग कॉलोनी में इस बाबत पूछने पर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी याद आता है वह एक घटना जो मैं भूल नहीं पाता। आइए देखते हैं रांची संवाददाता देवानंद सिन्हा की ये रिपोर्ट। डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त आयकर उपायुक्त आज भी वह दिन नहीं भूले जब वे 8वीं कक्षा के छात्र हुआ करते थे। उस दरमियान घटी घटना उनके जहन में आज भी ताज़ा है। रांची के कृष्ण स्कूल में पढ़ते हुए वहां मसीही समाज के आयोजन को देखते हुए उनके बाल मन में यह सवाल उठा कि माँ सरस्वती की पूजा क्यों नहीं, जो कि विद्या की देवी है। बस फिर क्या था, बाली सुलभ मन मयल उठा और उन्होंने माँ सरस्वती की प्रतिमा खरीद ली और स्कूल के अपने क्लास में स्थापित कर पूजा शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। उसके बाद सभी ने कहा कि उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन एक तो माँ सरस्वती के भक्त और धुन के पक्के प्राइवेट मैट्रिक परीक्षा पास करते हुए जीवन यथ में आगे बढ़ते रहे। हालांकि मैट्रिक 3rd डिवीजन पास किया, लेकिन आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन पा लिया और आगे अच्छा करते हुए पहले बीपीएससी और उसके बाद यूपीएससी में सफलता हासिल की। कहते हैं कि धुन का पक्का होना जरूरी है, सफलता मिलनी निश्चित है। और उन्हें मां सरस्वती के लिए रांची के स्कूल द्वारा दिया गया दंड आज भी याद है, जिसे वे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। मैं देवानंद, आवाज डेली हर्षी टीवी। आज मैं उस शख्सियत से मिला रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कारनामे किए और कलकत्ता से चीफ कमिश्नर बनकर रिटायर्ड हुए। उन्होंने स्कूली जो शिक्षा पाई, बता रहे थे कि वो बोरा ले जाते थे और पढ़ते थे, खली से लिखते थे। उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा। आपको सर आवाज डेली हर्षी टीवी में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर। बताइए आप बचपन के बारे में। तो मैं ये जो बताया कि मैं स्लेट लेके खल्ली लेके जाता था, वो कुछ समय के लिए जब मैं बच्चा था, 3-4 साल का था, और मेरे फादर प्रिंसिपल थे लॉ कॉलेज के, उसके बगल में स्कूल था, इसलिए जाता था। बाद में फिर मैं एंग्लो संस्कृत स्कूल में पढ़ा, वहाँ 4th क्लास तक पढ़ा, और उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से रिटायर कर गए और यहाँ एक नया कॉलेज खुला था, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में वो आ गए, तो स्वाभाविक था हम लोग भी सब चले आए और मेरा नाम सेंट जॉन्स हाई स्कूल में हुआ 4th क्लास में। मैं वही पढ़ाई करता था। एक घटना वहाँ जो दिलचस्प है या क्या कहे, उसके लिए मुझे शब्द भी कुल शब्द नहीं मिल रहा है। अब एक दिन मेरे मन में आया कि हाँ, हम लोग गॉड द फादर सुबह में गाना गाते हैं, चर्च लोग जाते हैं संडे को, हम लोग नहीं जाते थे, क्रिश्चियन लोग जाते थे। और यहाँ हर एक तरह का पर्व मनाया जाता था, सजाया जाता था 24-25 दिसंबर को। तो हम लोग सरस्वती पूजा क्यों नहीं हुई? तो मैं सरस्वती जी का एक मूर्ति लाया, छोटा सा मूर्ति, आपस में कुछ लड़के चंदा किए। उसके बाद मैंने सरस्वती जी को ला करके वो स्कूल का में ला के स्थापित कर दिया। तो उसके बाद वहाँ बड़ी खलबली मची। उसके दूसरे दिन प्रिंसिपल टक्कर थे, बहुत अच्छे, हमको बहुत मानते भी थे। तो वो बोले कि बेटा कल से तुम स्कूल मत आना। तो हम समझ गए कि हमको निकाल दिया गया। तो कहा कि ठीक है, हम चले गए। बड़ा मायूस हो गए कि बाबूजी बहुत डांटेंगे। बाबूजी कभी मारे नहीं, तो डांटेंगे, क्लास पूछेंगे। उसके बाद मैं
मेरा एक दोस्त था चंद्र प्रकाश सुबह, यही 10 दिन पहले वो गुजर गया, वो नहीं है। उसने कहा सुबोध तुम पढ़ने में तो तेज हो गया, क्यों नहीं 1 साल बैठ जाओ घर में और प्राइवेट तैयारी करो। तो तैयारी किया, परंतु क्या तैयारी किया, क्रिकेट खेलता था, रोज क्रिकेट का बैट बॉल चला जाता था। वीमेंस कॉलेज के बगल में जो है रांची का वीमेंस कॉलेज के बगल में उस मैदान था, वहीं पर जाके क्रिकेट खेलता था। खैर किसी तरह मैं पास किया, मैं मैट्रिक 3rd डिवीजन से पास किया। उसका भी एक कारण है, किसी को मैं एक दोस्त नहीं देना चाहता हूँ, पर उसमें राजनीति भी इन्वॉल्व हो गया था। उसके बाद हुआ कि अब 3rd डिवीजन से पास करने के बाद इसका एडमिशन कैसे होगा। तो बाबूजी थे, प्रिंसिपल थे, सिंडिकेट के मेंबर थे, सेनेट के मेंबर थे। तो बाबूजी के कारण हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन हो गया। फादर प्रोस्ट प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो कोई नहीं पूछेगा कि 3rd डिवीजन कितने हैं, सब पूछेंगे 1st डिविजनर कितने हैं, 2nd डिविजनर कितने हैं। तो तुम 2nd डिवीजन में अपना हाथ खड़ा कर देना। तो जब मैं पूछते थे, प्रोफेसर जो आते थे कहते थे इसमें 1st डिवीजन कितने हैं, 2nd डिवीजन कितने हैं, तो मैं भी हाथ उठाता। मुझे बहुत ग्लानि होती थी। मैं सोचता था कि मैं 3rd डिवीजन पास किया हूँ और 2nd डिवीजन मैं हाथ उठाता। तो वहाँ एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा, अभी उनका 10 दिन पहले वो भी गुजर गए। बहुत हमको मानते थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझसे वो कहे कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम तेज अंग्रेजी इतना अच्छा बोलते हो। सर हमको ये खराब लगता है, क्योंकि खराब की बात है, एक बार हो गया 3rd डिवीजन हो गया, आगे बढ़ो। उसके बाद वही लड़का उनके मोटिवेशन से, अपने मोटिवेशन से कहा कि मुझे लगा कि नहीं हमको कुछ करना है, मुझे नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप। और उसके बाद मैं IPS कॉम्पीट किया, तो IPS में उन्होंने कहा कि आपका हाइट कम है, जो कि नहीं है, गलत है। मैं डॉक्टर को सर नहीं बोल रहा था, डॉक उस समय डॉक्टर नो का जमाना था, इसलिए डॉक बोल रहे थे। तो सोचा कि बराबर भाषण लड़का है, ये अभी ऐसा डॉक बोलता है, तो हम नहीं। हालांकि मेरा छोटा भाई IPS कर गया और वो पुलिस कमिश्नर होकर रिटायर किया। तो फिर मैं दूसरे साल एग्जाम दे दिया, और दूसरे साल एग्जाम दे करके फिर मैं IRS एक सब्जेक्ट ज़्यादा देना होता था, तो मैं 2 सब्जेक्ट IPS के लिए दिया, तो एक सब और लेकर के मैं IRS के लिए दिया। उसमें भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग पटना हो गई। ट्रेनिंग लिया 2 साल और 6 महीना मसूरी में लिया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग पटना में हुई। उसके बाद मैं काम करता रहा, धीरे धीरे मैं चीफ कमिश्नर हो गया। उसके बाद वो उधर आप देख सकते हैं, वो एक अवार्ड है, ये अवार्ड भी मिला हमको, और से बहुत सारे अवार्ड मिले इस दौरान सर्विस में मैं था। अच्छे सेंसिटिव काम में रहे। अब आप पूछेंगे कि आप कौन ऐसा काम, सब लोग ऐसा काम करते हैं, आप कौन सा ऐसा काम किया? हाँ सर, वो तो मेन है सर कि आप इतना साल गुजारे। हाँ, तो क्या कौन ऐसा जो कि आप ऐसा काम किए होंगे जो कि पॉलिटिकल भी आप पर पॉलिटिकल प्रेशर भी आया होगा? आया और फेल किया। हाँ। तो मैं शुरू करता हूँ धनबाद से। मुझे मालूम था कि धनबाद में डीओ मिलता है और डीओ की को बेचते हैं कतरास में। तो मेरे कमिश्नर थे बहुत ही अच्छे, अब नहीं रहे, सुधाकर द्विवेदी जी। उन्होंने कहा सुबोध तो उस रैकेट को तोड़ो। हम कहा कि ठीक है सर। उसके बाद मैं कुर्ता पैजामा पहन के कतरासगढ़ में जाना शुरू किया। अगर उन लोगों को मालूम होता तो मेरा मर्डर हो जाता। तो उस पर 1-2 आदमी जो दलाल किस्म थे तो बोले क्या करते हैं भाई, यहाँ करके आप ये तो कांग्रेस में है।
हम कहा नहीं भाई उस कांग्रेस में तो नहीं है, पर जाएंगे, हमारे पास कुछ डीओ है, किसी के कहने पे, राजनीतिक के कहने पे हमको मिला है डीओ। ये सर कब की घटना है सर? ये 79 की घटना। एक्चुअली मैं पापा से भी सुना था सर, ये मेरे पापा भी बीसीसीएल में थे, ये घटना मैं सुना हूँ सर। हाँ बताइए सर। तो हमने कहा कि है मेरे पास बोला डीओ है, हम कहा है। तो उसके बाद हम उनको डीओ कुछ दे दिया जेन्युइन, और कुछ बुला के बाद में देंगे। उसके बाद उनके इससे हुआ क्या कि पता चल गया कि कौन डीओ करते, कौन बिजनेस करते, बेनामी करते थे, नौकर के नाम से करते थे, ड्राइवर के नाम से, वो मैंने पकड़ लिया। अब क्या पकड़ा उसमें चेकबुक था। अब चेकबुक है, उसमें पदमचंद गंगवाल मान लीजिए एक नाम है, उस सारे चेकबुक के पीछे में पदमचंद गंगवाल सिग्नेचर किए हुए, और उसी चेक को वो दूसरा आदमी जो रियल मास्टर था वो बजाता था। तो उस तरह का सारा चेकबुक हमने ये किया। और उसी वक्त में हुआ क्या, एक एमएलसी साहब थे, उनके घर में हम लोग किया, तो मेरे ऊपर बंदूक तान दिया गया डकैत करके। तो वहाँ राजीव रंजन प्रसाद एसपी हुआ करते थे, वो हमारे मित्र थे, हम लोग साथ पढ़ते थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो मैंने राजीव को फोन किया कि राजीव ऐसी ऐसी बात है, तो इसकी मैं तुरंत आता हूँ। हम कहने तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, फोर्स भेज दो आ जाता। तो फोर्स आया, उसके बाद हम लोग गए, तो कुछ लोग होता है फोर्स वाले मारपीट करने का। मैंने कहा खबरदार कोई नहीं हाथ उठाएगा, और लेडीज को कोई बेइज्जत नहीं करेगा। लेडीज अपने आप अपना जेवर जो पहने हुए हैं वो उतार के दे देंगे। गोपीचंद दुकनिया थे, वो हमसे इतना इम्प्रेस्ड हुए कि अंत तक उनका देहांत हो गया। वो हमारे दोस्त एक तरह से इसलिए बने रहे कि हमेशा हाल चाल, कोई बीमार पड़ा, मेरे घर में खून की जरूरत हुई तो खून की व्यवस्था की। इस तरह उनका संबंध हुआ कि आपने मेरे लेडीज को बचाया, आपने मेरे इज्जत को, जो बड़ा सर का बाल झूठा जिसको बोलते हैं, झूठा पकड़ के इंस्पेक्टर मार रहा था, आपने उसको खींच के बाहर कर दिया, बचाया। और एक सभ्य तरीके से आपने जो काम है आपने किया। और वो जो डीओ वाला था, जो फाट फूट दिए थे, उसको बैठ के मैं ये किया, साठ करके ऐसे EHV 606 सब जान गए थे उस वक्त। फिएट गाड़ी मैं निकल जाता था ड्राइवर को लेके तेल की दुकान से, मैं गया कहीं गोपीचंद दुकनिया कौन जानते? हाँ सबसे बड़ा तेल की दुकान, उनसे आपको है लेन देन? तो लकी हो गया कि उनको तेल का, आप क्यों जानना चाहते, उनको तेल का थोड़ा और देना है हमको, तो इसलिए जानना है कि, तो हमको जरा आप दिखाइए दम वही पर। वो अपना वही दिखा देते थे, हम साइन करके चले आते थे। तो हमने गोपीचंद दुकनिया का भी केवल अंधेरे में तीर कि बिजनेस करते हैं, तेल का बिजनेस करते हैं, चावल का, दाल का। तो ऐसे ही दुकानों में मैं गया, हम कहा कि शहर में तो जाएंगे नहीं। उसके बाद टाटा या डोगोवा ऐसे ही करके 2-4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज था टाटा का, वहाँ भी देते थे। तो वहाँ उनको पेमेंट मिलता था चेक्स, तो वो भी हमको मिल गया। वहाँ जाके इंक्वायरी किया। पर आज जितने लोग आते हैं वो एयर कंडीशन रूम में बैठ करके अगर चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर ले तो नहीं होगा, आपको ऑन दी स्पॉट जाना ही होगा। ठीक है, कंप्यूटर ने बहुत हेल्प किया, बहुत कुछ कंप्यूटराइज किए मोदी जी ने, सारे डिपार्टमेंट को बदल दिया, इनकम टैक्स को बदल दिया। इनकम टैक्स पहले जो था वैसा नहीं है, अब हम क्लिक करके हम किसी के बारे में जान सकते हैं सब कुछ। इसके बावजूद आप जहाँ बिजनेस हो रहा है वहाँ जाइए, कैसे बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक तेल का फैक्ट्री था, वो कहता था कि मेरा 10% लॉस होता है तेल जो हम पिरोते हैं। तो मैं वहाँ चला गया इनकॉग्निटो, कुर्ता कमीज पहन लिया, कुर्ता पैजामा, गया कहाँ है क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम नौकरी खोजने के बाद। अरे नौकरी खोजने नहीं, अच्छा बैठ जाते, 2 गिलास पानी पिलाइए। पानी पिए, बैठ गए, चाय तो 1 कप पिला दीजिए, तो चाय पी लो। तब तक हम देखते थे कि एक बंद अगर
दिया है तो उसमें कितना खल्ली निकला, कितना तेल निकला, वो हम अपना नोट कर लिया कि 10% नहीं, इसका 1.5% लॉस होता है। देखिए मतलब ये एक तरह से ये सीख भी दे रहे हैं आज के जो ऑफिसर हैं, और वो सर से सीखे हैं। सर और बताइए सर। तो इस तरह जब ये हो गया, 2 विटनेस हम पहले से करके रखे थे और हम कहा कि हम भाई ये है, अब देखो तुमने ये इतना डाला, इतना हुआ आउटपुट, तो इतना ही तुम्हारा लॉस हुआ, वो भी खली के रूप में हुआ लॉस, उसको भी बेचते हो और हमारे यहाँ बोलते हो 10% लॉस हो गया। तो पकड़ा गया। एक बार मैं नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स रखता था। अच्छा। अब एक इन्फॉर्मर जिसका अफसोस से मर गया, उसको हम नहीं दिला सके, रिवार्ड देने का सिस्टम है। वो पैजामा डोरी का कमी या पैजामा कुछ समझ में नहीं सकता। उसने कहा कि सर अभी जाइए आप चुटिया में एक फलाना है, वो तेल और ये सब का था, आटा उटा का फैक्ट्री था, वहाँ पानी टंकी पे बैठ के कागज 1 नंबर बाद 2 नंबर जो है कागज फाड़ रहा है, 1 मिनट। हम चले गए, हम अपने बॉस को भी नहीं बताया गया, हम अपना टीम बनाए चले गए। सर तर के सब नीचे वाला इंस्पेक्टर ITO सब बोला अरे कहाँ जाए ना सर, गिर जाएंगे। छोड़ो ने गए, सीधे पकड़ लिए और एक आगे थप्पड़ दिए, तो मैंने जस्ट टू टेरराइज। हाँ सर दिख रहे, उसको सबको सीज किया। अब कहा बताओ भाई अब क्या करोगे? तो बोला सर अब जितना दिए, अपने लिए हम नहीं मांग रहे हैं। बोलो सरकार को कितना टैक्स देंगे? तो बोला जितना दीजिए उसको सरकार को टैक्स दिलवाया। अच्छा सर, ये अरविंद केजरीवाल भी IRS किए थे क्या? उनसे आपका मुलाकात? नहीं, मुलाकात इसमें सेंस नहीं है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हमारे ही यहाँ कलकत्ता में हुई थी, पर वो आए नहीं। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के अपने PS वगैरह को और हेडक्वार्टर को कहा कि इससे पूछो क्यों नहीं आ रहा है। तो उसकी वाइफ भी आई है, वो अपना कोशिश कर रहे थे दिल्ली में ही रहने का। तो हम कहा कि ठीक है, जब उसको मैनेजर से अवार्ड मिला हुआ तो छोड़ दिया, और वो अपना चले गए, अपना मैनेज कर लिए। उसके बाद वो चले गए और अब तो बड़े आदमी हो गए। अभी तो CM है सर। अच्छा सर, ये घटना घटी थी स्पेशल 26 जो पिक्चर भी बना था सर, वो बहुत सारा हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? वो तो कुछ अंश तक सही भी है और कुछ घटना इस तरह का घटना बहुत होता है। ज्यादातर दबंग लोगों के यहाँ जाइएगा ना तो शुरू में दबंगई दिखाते ही है। अब मैं आपको एक छोटी दबंग नहीं थे पर पैसे का था। एक वहाँ होटल था, रेस्टोरेंट था जमशेदपुर में। हमारे बॉस नागपुर में हम लोग का इंस्टीट्यूट है, नागपुर अकेडमी है, नागपुर में वो डिप्टी डायरेक्टर थे, आए थे मेरे बॉस। तो बोले सुबह कुछ नाश्ता करने का मन है, तो हम गए। उस समय 9:30-10 बज रहा था। तो वो लोग बोला कि नहीं अभी नहीं है, साहब भी नहीं है। तो हम कहा कि तो ठीक है, थोड़ा बैठता। साहब आ गया उसके थोड़े दिन में, वो हमको अच्छी तरह पहचानता था। तो हम कहा यार कुछ नाश्ता बनवा दो इनके लिए, ऑमलेट ब्रेड कटलेट कुछ तो करा दो। तो नहीं हम सारे 11 के बाद खोलेंगे नहीं, ये हमारा पॉलिसी है। उनका पॉलिसी है तो हम पॉलिसी दिखा दें। तो क्या दिखाएंगे, हम तो पूरा टैक्स देते हैं सर। हम अच्छा टैक्स देते हैं तो दिखाते हैं। उसके बाद मैंने रोस्टर बनाया, 1 ITO 4 इंस्पेक्टर। 1 महीना तक तुम खुलने से लेके बंद तक वहीं बैठा रहेगा। अब बीच में हम कब पहुंच जाएंगे उन लोग को नहीं कि वहाँ मुर्गा चबा रहे हो, दारू पी रहे। हम किसी समय आज 1-2 को सस्पेंड भी कर दिया, जो खा रहा बैठा नहीं आराम सो रहा, तो दहशत फैल गया। अब तो वो सुबह से लेकर शाम तक का सेल पता चल गया। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस वाले थे वो जाना छोड़ दिए कि साला हम लोग भी आ जाएंगे नजर में। तो उसके बाद हुआ कि मेरे घर पे पैर पे गिर गया, पैर पे गिर गया कि हम कहा कि तुम बढ़ा टैक्स बढ़ा, हम कहा कुछ दो। तो समझा कि हम मांग रहे हैं। हम कह रहे
भगवान ने बहुत दिया है, बहुत बड़े परिवार से हैं हम, तो इसकी बात नहीं है। मेरे दादा राय बहादुर थे, मेरे दूसरे दादा वो भी थे ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, KCI कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये सब थे। वो सब छोड़ो, तो पैसे की बात नहीं, सरकार को कितना, तुम लोग कितना, हम कहा कि इतना बढ़ा करके 5 लाख रुपया बढ़ा रिटर्न में, और पिछला खोल के ये दो, तो 3, 4, 5 लाख रुपया टैक्स बोल दिया। हम कहा कि चलो कुछ दिन का मेहनत से, अरे घर ऑफिस में भी बैठा ही रहता, वहाँ भी बैठो। हम कहा चाय कॉफी जो पीते हो पियो, लिखो, डिपार्टमेंट के पास कंटिजेंसी का पैसा रहता है, हम कंटिजेंसी देंगे। अब वो जो हम आपको बताया कि पानी टंकी में बैठ के कर रहा था, वो एक वहाँ का डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय था, वो आके हमको बोला। उसका बाद में सुना कि मर्डर हो गया, तो उसको देने का था 10,000 रुपया, तो हमने तुरंत दिलवा दिया, कॉम्पिटेंट थे, पर जो रियल में देना चाहिए था उसके पहले ही वो चला गया। उसका घर में कौन था नहीं था सर। अब तो इस लाइन में इनकम टैक्स के छापा मारने में बहुत सारा कठिनाई भी झेले हैं, और बहुत सारा आपको डर नहीं लगता था सर? हमसे हाई कोर्ट पूछा, जब मैं चारा घोटाला का केस कर रहा था, उस समय कमिश्नर था, मैंने ही वारंट, कितने भी वारंट साइन किया था, तो हाई कोर्ट ने पूछा व्हाट इज द थ्रेट परसेप्शन ऑफ मिस्टर एस.के. सिन्हा द कमिश्नर। हमारे पास राइटिंग में आया, अभी भी हमारे पास है। तो मैं सोचा कि क्या करेगा, 2 को 3 को सिपाही दे देगा, 4 को सिपाही दे देगा, तो सिपाही दे देगा तो वो लोग उससे मिल जाएगा कि हमारा रहेगा, उसको तो लाख रुपया दे देगा, उसना हम वही गोली चला के क्रॉस फायरिंग में मारेंगे। कहे कि ऐसे ही घटना एक बार मेरे साथ हो चुकी है। अच्छा। क्या हुई कि मैं मुजफ्फरपुर में पोस्टेड था एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक दिन शाम के वक्त मेरी पत्नी बोली कि देखिए ना, ये जाला काटा हुआ है, इसको, वो मकान मालिक हमारे रिलेशन में थे और हम 3rd फ्लोर में थे, बहुत ऊंचा था, तो इसको बनवा देंगे। तो वो जो थे मकान मालिक PP में थे। अच्छा। तो वो आए, उनको बुलाए हम, तो बोले कि देखिए काट दिया, इसको कल बनवा दीजिएगा। तो बोले कि चलेंगे, कुछ नहीं बोले। आधा घंटे के बाद वो थानेदार को लेके आए, वो नीचे से बोल रहे हैं चचा, हम कहीं तो कन्हई बाबू का, PP साहब का आवाज है। हमको हाँ बोलिए। तो देखे आए हैं थानेदार, वो जरा मुआयना करेंगे, 11 बजे मुआयना करेंगे, अभी नहीं सो रहे, कल सुबह आने के। तो कल सुबह हुआ है, काजी मोहम्मद थाना था मुजफ्फरपुर। हम अखबार पढ़ रहे थे, वो आया। तो उसके बाद वो मेरे पत्नी से पूछने लगा कि मैडम ऐसा तो नहीं है कि कुछ फाइल लाए थे, फाइल की चोरी के लिए वो आया। कहा कि आप बोलते हैं कि जनरेटर भी रखा हुआ है हीरो होंडा का, वो भी नहीं ले गया, न रजाए फिजाए कुछ नहीं ले गया, तो ऊपर चढ़ा। तो मेरे को थोड़ा गुस्सा है कि साला ये तहकीकात क्या कर रहा है, मेरे पत्नी को ही इंट्रोगेट कर रहा है। तो मैं आपका DIG का नंबर क्या है? तो बोले हकीम हम तो पूरा देख ही रहे हैं, आप कैसे सब तो करे ना। हम कहने मैं हूँ, मेरा दोस्त है, उनको नहीं बोलेंगे तो बिगड़ जाएंगे। हालांकि मेरे दोस्त भी नहीं थे, वो भी 4 दिन पहले आए थे, हम भी 4 दिन पहले। हमने फोन किया उनको, कहरे साहब उनका नाम था, कहरे साहब UP के थे, ऐसी घटना हुई कि इसको फोन दीजिए। तो उनको देखिए DIG साहब बात करें, और DIG साहब के नाम खूब गाली दी, एकदम सुनाई दिया माँ बहन का। उसके बाद वो आ गए, DM आ गया, उसके बाद आ गए SP आ गया, निमरान, जो रांची में भी निमरान का ही था। सब लोग अपन लाल बत्ती सब लगे हुए, सब मोहल्ला वाला बात बोला कि क्या हो गया सिन्हा साहब के यहाँ। तो DIG साहब बोले कि यहाँ पुलिस का पहरा लगेगा, 4x1 या 5x1।
तो निमरान बोला इतना फोर्स करा कि वो आपकी जरूरत नहीं है, आपके बाप नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, दिस इज एन ऑर्डर। तो निमरान को लगा हमको नहीं कहा कि सीधे DIG को बोल दिया, उसको थोड़ा अहम लग गया, नहीं मैं किसी को लग सकता है। तो पुलिस हमारे यहाँ रहने लगी, पहरा देने लगी। अब पहरा देने में अभी क्या हुआ, हमारे बड़े भाई के अपने दमाद जो कि ADM लॉ एंड ऑर्डर गया था, वो रात में यहाँ मोरेठा हमारे ठंडा था, उस पर तान दिया, तो नीचे से चिल्लाए, अरे हमारे चचा है, बड़े चचा है चचा। तो हम कहे कि अरुण बाबू का है, तो उनको देखा गड़े हुए, तो तब भी विश्वास थे, ऊपर लोग तो ड्यूटी कर रहा था, ऊपर तक लाए। उसके बाद देखे कि कभी सलाम कहे कि अरे मलकिनी लगता है मटन या चिकन बना है, थोड़ा भेज दो, भेज दो, 5 गो तो आदमी है, 10 रुपीस भेज। तो बाद में हम यहाँ की चावल ओके, हाँ सर। तो हमने कहा हर दिन उन लोग की आदत खराब, कभी ये मांगे कभी वो मांगे। तो मैंने कहने साहब से कहा कि नहीं इनको हटा दीजिए। तो वो बोला कि हटा कैसे दें, कुछ भी हो जाएगा, खरोच मिलेगा, आप सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारे ऊपर आ जाएगा, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से आ जाएगा कि एक सेंट्रल ऑफिसर को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सके। तो इसलिए हमको पुलिस से बहुत ये था, हालांकि मेरा खानदान पुलिस में, परंतु मुझे लगा हम लोगों को हटा नहीं सके। यहाँ जब भी आए, जब हाई कोर्ट बोल रहा है क्या पुलिस का ये दीजिए, हमारे अपने समझी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे पटना हाई कोर्ट के, जज 1 थे, उनके यहाँ 2 सिपाही रहता था, एक गेट पे रहता था, एक ये रहता था। तो वो लोग क्या काम करता था, प्रोटेक्शन देगा, वो झाड़ू पोछा करता है, ये करता है, कुछ नहीं होता कि गुड एंड वो लोग भी फाइटिंग फोर्स थोड़ी देता है जो सब। तो सर ये चारा घोटाला भी हाथ में था आपका केस? हाँ, चारा घोटाला का अपील वाला केस जी सब मैंने किया, मैं CIT अपील था, और जब उसके पहले मैं इंस्पेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर था तो वारंट भी मैंने किया था। और बाद में अपील सभी आया, तो झारखंड का अपील सब हम किए, और सबसे पहले इंडिया में कोई अपीलेट ऑर्डर लिखा, अपील का ऑर्डर किया, वो हमने ही किया। रांची को श्रेय जाता है, और हाईकोर्ट ने इसको नोट किया। इसीलिए हाईकोर्ट ने लिखा कि व्हाट इज हिज थ्रेट परसेप्शन, ही शुड बी प्रोवाइडेड पुलिस प्रोटेक्शन अकॉर्डिंगली। तो मैंने नहीं लिया। ये तो बहुत ही जांबाज किस सर, आप तो मतलब ये तो प्रेरणा मिलता है सर हम लोगों को भी। और मैं चाहूँगा ये इनके कहानी से और लोग प्रेरणा लें, और मैं चाहूँगा ये इनके कहानी से और लोग प्रेरणा लें। और सर एक और कुछ जो है जो कि आप पर काफी सारा प्रेशर पड़ा होगा, कुछ ऐसा केस? अब देखिए, कभी कभी सटल तरीके का जिसको लगेगा नहीं कि प्रेशर नहीं है, परोक्ष रूप से नहीं लगेगा, पर प्रेशर है। अब जैसे हमारे बॉस कहे कि सिन्हा साहब आप उधर ही जा रहे हैं, कहाँ से, तो चलिए आपके साथ चलते हैं, बढ़िया तो गया। उसके बाद वो एक जगह रुके, कहीं कि अच्छा बगल में थोड़ा अपने एक लोग से मिल जाए, आपको बहुत जल्दी तो नहीं है, मैंने तो चलिए ना, वहाँ चाय तो पिलाएगा ही। तो वहाँ चाय, तो वहाँ एक पेट्रोल पंप था, IBP पेट्रोल पंप, उसी गली में घुसे, वहाँ एक घर में चले गए, तो वहाँ चाय पी के निकल गए, और कुछ बात भी नहीं की, मैं कहाँ के लिए आए। नेक्स्ट डे देखा हूँ उसका केस मेरे पास पड़ा। तो हो गया ना पैरवी जी है कि देखिए इतना छोड़ करके अपना, वो भी बहुत। तो सर आप तो आए थे ना कल हमारे यहाँ? हम कहाँ आए थे। और
सर एक चीज और जानना था कि मतलब आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? अब तो 1957 से रांची में ही हूँ। उसके पहले पटना में था। जी जी, मतलब गांव सर। गांव है दानापुर के आगे खजूरी एक जगह है। तो खजूरी पे में हम कभी गए नहीं। हमारे चचा कहते चचेरे भाई जनरल एसके सिन्हा जो 3 बार गवर्नर हुए, एम्बेसडर भी हुए इंडिया के। वो असम के गवर्नर थे, वेस्ट और जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, और इंडिया के एम्बेसडर थे, कैबिनेट रैंक नेपाल। उन्होंने किताब लिखी है सिन्हाज ऑफ रायपुर खजूर किताब है, हमारा भी उसमें जिक्र है। तो इसमें पूरा हम लोग का सिन्हा फैमिली का जिक्र है कि कहाँ से हम लोग आए, क्या क्या किए, कौन कहाँ है। उनका बेटा अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इसके पहले एम्बेसडर था लंदन में। तो सब लोग सर्विस में आ गए। तो सर वो बुक कैसे मिलेगा? बुक तो एक ही है, कॉपी मेरे पास। आप कभी पढ़ लीजिएगा या उतार लीजिएगा उसको, फोटो करा। इतनी मोटी किताब है। कभी आइए तो फिर हम खोज के निकालेंगे। ये थे सर हमारे डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा, चीफ कमिश्नर से रिटायर किए कोलकाता। एक चीज मैं और बता। हाँ सर, ठीक है। मैं MA भी जी, BL भी हूँ जी, PhD भी हूँ जी, और झारखंड हाई कोर्ट में वकील भी हूँ। अच्छा जी। और साथ मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर भी। सर आपसे तो मिलने का मतलब सर सही में क्या बताओ सर आपको, आज बहुत खुशी और आवाज डेली हर्षित टीवी भी खुशी जाहिर कर रहा है सर कि आपसे ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुआ है। और सर आप अभी जो अभी काम कर रहे हैं इनकम टैक्स में और सब में, उसके लिए उनके लिए आप क्या कहेंगे सर, और लोगों के लिए क्या कहेंगे, ये बता दीजिए। देखिए, बात तो है कि इनकम टैक्स का बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट बन गया। हम लोग जब से ये ज्वाइन किए थे, अब मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि अब वॉलंटरी कंप्लायंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और अभी जो नया एक्ट आएगा इनकम टैक्स में, उसमें कुछ स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आएंगे। देखिए, 100 रुपया कोई पिक पॉकेट करता है तो उसको लोग पीटता भी है और उसको जेल भी होता है। और 100 करोड़ का घपला करता है, उसको जेल का प्रोविजन ही नहीं है। करते हैं, जेल भेजते हैं, तो लोअर कोर्ट से सालों साल चलते रहता है, कभी लोगों को जेल दिया जाता है। तो हमारा एक ये है कि इनकम टैक्स को ही जेल भेजने का अधिकार दिया जाए। है कुछ लोग कहेंगे है, वो एक ही ऑफिसर को है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, जो कि कंडेम्ड ऑफिसर समझा जाता है। उसके पास ना फोर्स है, ना उसके पास ऑफिसर्स रहते हैं, कुछ नहीं। TRO है, टैक्स रिकवरी। उसको ये है कि आपको ऐसे रख देता है, उसको अगर दिया हुआ एक्ट में, तो आप अंडर अरेस्ट हो गए। अच्छा। तो सर ये लगे हाथ में एक और क्वेश्चन पूछूं सर, ये जो बजट आया है अभी 2021-22 जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है भारत सरकार, उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं सर? और क्योंकि इसमें लोगों का बहुत सारा आया है, हमने इसको लिया था, रोड पर लिया था, बहुत सारे लोगों का है कि नहीं इसमें नहीं है, हमारा मिडिल क्लास के लिए नहीं, बोलना नहीं, इसके लिए बोलिए। इसके लिए मैं शुरू में इसे कहूँगा कि इस तरह का बजट आज तक नहीं आया है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। और ये जो आपके महान इकोनॉमिस्ट, फोनी इकोनॉमिस्ट चिदम्बरम साहब है, कि उसने उनको इकोनॉमिस्ट का दर्जा दिया, मुझे मालूम नहीं। वो जेल में गए थे वो।
वो उसको गाली देते हैं, किस मुद्दे में गाली देते हैं? जो मैट्रिक पास नहीं किया और एक घर में पैदा हुआ वो गाली देता है। अरे इससे बढ़िया बजट आज तक बना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लास के लिए उतना नहीं है, तो अभी कोरोना से जूझ के आया है और मिडिल क्लास को कम तो नहीं किया गया। सब लोग तो यही सोच रहे थे कि मिडिल क्लास को, सैलरीड एम्प्लॉय को, मैं भी सैलरीड एम्प्लॉय था, हम भी डर रहे थे कि हमारा 25% पेंशन कम होगा, नहीं किया। और क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, ये है कि जिसे डीजल पेट्रोल वगैरह जो उससे मुझे भी कि डीजल का अभी इंटरनेशनल प्राइस तो गिरा है जी। और उसमें आप क्यों बढ़ा रहे हैं? जी। एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं, ये बात नहीं। वो डीजल प्राइस पे मैं भी इस बजट से तो नहीं आया है, वह थोड़ा खुश नहीं। और सर ऐसा है कि किसान का जो उपकरण है या खाद है, बहुत सारी चीज भी बढ़ोतरी हुआ है सर इस बजट में। देखिए, किसान आंदोलन में भी चल रहा है, जमीन, खाद, पेस्टिसाइड, डीजल, ट्रैक्टर, सब में देखिए कितना लोग सब्सिडी देता है। लोग बोलते हैं अन्नदाता, आप अन्नदाता नहीं है, ये काम कर रहे हैं लोगों के सामने, आप प्रचार कर रहे हैं, मैं अन्नदाता नहीं हूँ, कितना साल तक मैं काम किया। अन्नदाता तो सब है, बिजली जो उत्पादन कर रहा है वो नहीं है। वो क्या किसान को बिजली खुद पैदा करना, खाद खुद बनाना है, बीज खुद बनाना है। वो उन लोग का, कांग्रेस के हाथ के वो लोग टट्टू हो गए हैं, पपेट हो गए हैं और कुछ नहीं। और उनको आप धीरे धीरे खत्म हो गया। मोदी जी ने हमको शुरू में, मोदी जी से बड़ा नाराजगी हो रही थी कि अरे तुम्हारे पास शासन प्रशासन का इतना अधिकार है, सरकार को दिया, और एक्ट क्या है? एक्ट आपने बनाया क्या? ऑर्डिनेंस से आया? एक्ट पार्लियामेंट से आया? पास हो गया है। और एक्ट के पार्लियामेंट को नहीं तो कल आपको इनकम टैक्स को ही नहीं मानिएगा, हम दे देंगे इनकम टैक्स, हम नहीं देंगे एक्साइज ड्यूटी, हम नहीं देंगे रोड टैक्स, हम बाएं नहीं चलेंगे, हम दाएं चलेंगे। ये क्या बात होगी? तो इसलिए जो पार्लियामेंट से ड्यूली इनेक्टेड एक्ट है वो उसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। और कब? जबकि आपको सारी सुविधा दी जा रही है। आपकी सुविधा क्यों दी जाएगी? आप क्या कम दाम में बेच रहे हैं? एमएसपी कर रहे हैं, एमएसपी में कितना खरीदारी हो रही, और आपका जहाँ सरकार है वो क्या कर रहा है? वो क्या सब्सिडी दे रहा है? सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इनकम टैक्स के लिए जनता से क्या बोलेंगे, कैसे, कि आप थोड़ा सा मैसेज दीजिए सर। देखिए, मैसेज तो बहुत पुराना है, बहुत बार दिया जा चुका है, हम उसको दोहरा ही सकते हैं कि देश में अगर पैसा नहीं रहेगा तो देश चलेगा कैसे? देश का डिफेंस जान रहे हैं, आज पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, चाइना से लड़ रहा है, अब कोई ठिकाना नहीं कि बर्मा से भी हो जाए, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। लाइट, बिजली, रेल, सबके लिए तो पैसे की जरूरत है। तो वो सब कहाँ से आएगा? वो तो टैक्स से ही आएगा। और टैक्स भी तो ऐसा नहीं है कि सबको, तो जैसे जैसे आप ज्यादा कमाइएगा वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स देना है जी। छोटे लोगों को कम टैक्स देना है, 5 लाख वाले को नहीं ही देना है। तो टैक्स तो देना ही होगा। कौन सा ऐसा है वो कंट्री बताइए कि टैक्स फ्री? अगर टैक्स नहीं देगा तो क्या करे? कहाँ से पैसा देगा? हमको ये बताइए, कहाँ से सैलरी देगा? जवानों को सैलरी या किसानों को? जो आज किसान ये कर रहे हैं उनको खाद कहाँ से मिलेगा? उनको बीज कहाँ से मिलेगा? उनको हमसे कहाँ से मंडी बनेगा? पैसे के बिना कुछ हो सकता है क्या? पैसा तो देना ही होगा। हाँ, ये देखिए कि किसी को ज्यादा, किसी को कम, ऐसा नहीं कर दे। तो वहाँ पे वो स्लैब बना है, इस स्लैब में तो 20%, ये स्लैब में तो 30%, इस स्लैब में तो 40%, ऐसे करके बना हुआ है। तो मतलब पब्लिक अपना जिम्मेदारी समझ करके दे।
जी। हाँ, अगर कोई उनको तंग करता है, उनको समझिए डराता है, धमकाता है, तो अब तो एक चिट्ठी लिख दीजिए मोदी जी के नाम से, वहाँ एक डेस्क खुला हुआ है, तुरंत एक्शन होगा। ठीक। मैं आपको बताता हूँ, जी सर। गया में एक सर्वे जी। गया कपड़े का दुकान में, तो कपड़े का दुकान वाला ने चिट्ठी लिख दिया। हम पटना में चीफ कमिश्नर थे, मनमोहन ये थे, मुख्यमंत्री थे, तो वो डेस्क में गया, मेरे यहाँ से आया कि गया में ऐसा है, तो रेड कर दिया। रेड नहीं था, सर्वे था, तो हम बुलाए वहाँ के ITO को। उनका क्या हुआ, देखे सर, दिखा रहा है 10 लाख का स्टॉक, 1 करोड़ इतना का स्टॉक उसके यहाँ मिला है, और सब एक एक चीज गिन के है। अब इस ये भी नहीं करे, पढ़ के मैंने लिखा, हमने कहा दोनों को भेज दिया कि ये उसका है और ये इसका है, तो बताइए किसको माने। ये सब टाइम फिक्स हो गया। तो कांग्रेसिया कोई वर्कर था। अच्छा। आज सर से बहुत जानकारी मिला, और मैं चाहूँगा कि आवाज़ डेली हर्षी टीवी के जो व्यूअर हैं और जनता, जितनी जनता और हैं, वो सर के बातों का अनुसरण करें, इनकम टैक्स टाइमली भरें। और आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं और मेरी टीम, क्या जैसे शख्सियत से मुलाकात हुआ जो कि हर चीज में निपुण है। मतलब मैं कह नहीं सकता कुछ ज्यादा ही नहीं ज्यादा नहीं, जो है PhD, BL, इनकम टैक्स, IRS, IPS, BPSC में टॉपर, बहुत सारा चीज है सर। आपको सर आवाज डेली हर्षी टीवी से आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप कीमती समय निकाल करके सर हमारे साथ। मैं भी बहुत आपका आभारी हूँ, आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये अंतिम मुलाकात नहीं हो। नहीं सर, नहीं सर, ये हमारी पहली मुलाकात है सर, बाद में फिर हमारा मुलाकात होते ही जाएगा। जैसे जैसे मुद्दा उठेगा देश में, जी, प्रदेश में, जी, तो उस मुद्दा पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जी, ओके सर, थैंक यू सर। अरे चाय आप नहीं पिया? खट चाय। मैं ये एक रिचुअल हो गया है, लोग कहते हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा। मैं अपने हार्दिक दिल से कह रहा हूँ कि मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके चैनल से मुझे भी अपने कुछ विचारों को संगठित करने का मौका मिला, और मैं भी अपने आप में कुछ मंथन किया कि ये सब पे क्या और मंथन करूँगा। आपने एक इम्पेटस दिया मेरे को, एक ऐसा करने के सोचने के लिए मुझे इम्पेटस दिया है। मैं इस पे और सोचूंगा, और आप मैं आवाज़ टीम से, आवाज़ HC टीम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। जिस तरह आपने इंटरव्यू लिया, बहुत सोच समझ के, न बहुत अग्रेसिव रहे। बहुत लोग होते हैं कि अपनी ही बात रखना चाहते हैं, और वो बात नहीं, और ऐसा भी नहीं कि जो मैंने कहा उसी को सरे दिल उसको मान दिया। आपने क्रॉस क्वेश्चन किया। आप बहुत ही अच्छा इंटरव्यूअर हैं, और मैं कामना करती हूँ कि आप बड़े शख्सियत से आप इंटरव्यू लो। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं सर, बहुत धन्यवाद सर आपको, सर बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं चाहूँगा कि बार आऊँ, आप कुछ सब्जेक्ट लेकर
और आपसे प्रेरणा लूं और लोगों को मैं दूं, लोगों को मैं बताऊं। ओके, मैं देवानंद अपने सहयोगी अजीत कुमार के साथ, धन्यवाद।